हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस पॉलिटी के लेक्चर में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, मौलिक कर्तव्यों, संविधान संशोधन, संविधान की आधारभूत संरचना और शक्ति के पृथक्करण की बात करेंगे। मतलब लेक्चर इंपॉर्टेंट है, 5 टॉपिक कवर हो रहे हैं इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से आत्मसात किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में निर्देशक तत्वों का आधार विद्यमान है, जिसे निर्देशक तत्वों का प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। निर्देशक तत्व लाने के पीछे भारतीय संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य समाज में विद्यमान विषमता, शोषण, गरीबी और अभाव को दूर करना था। क्योंकि स्वतंत्र भारत में लोगों को स्वतंत्रता और मतदान का अधिकार तो प्राप्त हो गया था, लेकिन सामाजिक और आर्थिक अधिकार उपलब्ध कराना सरकार के समक्ष मूल चुनौती थी। इसलिए निर्देशक तत्वों को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए लाया गया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माध्यम हैं। आर्टिकल 37 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह निर्देशक तत्वों का प्रयोग अपनी नीतियों में करे। अब आगे जानते हैं कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है। तो निर्देशक तत्वों का अध्याय अवाद योग्य है, मतलब इसे लागू कराने के लिए न्यायपालिका का सहारा नहीं लिया जा सकता। मतलब राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसके द्वारा निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया गया है। अब नीति निर्देशक तत्वों की मूल प्रकृति नैतिक है, इसीलिए इन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा गया है, जो कि शासन संचालन के लिए मूलभूत और शासन संचालन के आदर्श हैं। ये निर्देशक तत्व शासन का मूलभूत आधार हैं। मतलब निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए एक निर्देश हैं, जिसके आधार पर समूचा शासन संचालित होता है। अब जानते हैं कि इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है। आर्टिकल 38 में यह उल्लिखित है कि राज्य कल्याणकारी होगा, जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और अवसर की समानता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित किया जाएगा। आर्टिकल 39 में यह उल्लिखित है कि अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार होगा जिससे समुदाय और समाज को लाभ प्राप्त हो और आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण कुछ हाथों में नहीं हो। आर्टिकल 39 इस प्रकार है। पहला, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो। दूसरा, भौतिक संसाधनों का बंटवारा सामूहिक हित में हो। तीसरा, अर्थव्यवस्था के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। चौथा, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। पांचवा, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखा जाए। और आर्टिकल 39A कहता है कि राज्य सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते ही स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार कार्यक्रम आदि लागू किए गए। सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता की आर्थिक प्रणाली अपनाई गई, जो कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली की ओर झुकाव को दर्शाता है। लेकिन आगे चलकर 1991 में भारत में आर्थिक नीति के आमूलकारी निर्णायक परिवर्तन करते हुए LPG रिफॉर्म में उदारीकरण की नीति अपनाई गई, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण देखा गया। लेकिन हमें यह बात भी देखनी जरूरी है कि आर्थिक विकास की इन नीतियों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और आर्थिक संसाधनों में भी वृद्धि हुई। इसीलिए सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके, इसलिए उदारीकरण की नीति और सामाजिक न्याय को विरोधी देखने की बजाय एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि इस उदारीकरण से अर्थव्यवस्था को कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे प्राप्त संसाधनों का वितरण वंचित वर्गों के हितों के लिए किया जा सके। इसलिए वर्तमान सरकार के द्वारा सामाजिक उत्थान की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे आय और अवसर की विषमता न्यूनतम हो सके। अब आर्टिकल 39 और 38 से स्पष्ट होता है कि नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी राज्य का आधार मौजूद है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहले मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समाजवाद प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच सुविधाओं और अवसरों की विषमता को समाप्त करने की बात की जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और सार्वजनिक उद्यमों अथवा सरकारी उद्योगों के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति का लाभ समूचे समाज को वितरित करने का प्रयास किया जाता है। अब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही इंदिरा गांधी के द्वारा आर्टिकल 43 का क्लॉज ए जोड़ा गया, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। और आर्टिकल 39A में निःशुल्क और वैधानिक सहायता का प्रावधान था। आगे आता है आर्टिकल 40, जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। इसका निर्माण 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हुआ। अब ये सभी नीति निर्देशक तत्व हमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी देते हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 41 से 45 के मध्य देखा जा सकता है।
आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है। आर्टिकल 43A हम देख ही चुके हैं, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना आता है। आर्टिकल 43B में सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है, जो 97वें संविधान संशोधन 2011 में उल्लिखित है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का अधिकार है। और आर्टिकल 45 बालकों के लिए बाल्यावस्था देखरेख और प्रारंभिक शिक्षा का उपबंध करता है। अब इनमें याद रखिएगा, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 45 हमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार देता है। अन्य आर्टिकल्स देखते हैं इसमें। आर्टिकल 46 अनुसूचित जनजातियों, जातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, जीवन और लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का कर्तव्य बताता है। इसमें नशा मुक्ति भी शामिल है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालक संगठनों की बात की गई है। आर्टिकल 48 का क्लॉज ए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को दर्शाता है। और आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा, मतलब इस संबंध में विभिन्न समझौतों में मध्यस्थता करेगा। अब आगे हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल किस पर्टिकुलर विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी तत्व आदि में। इसमें पहला है गांधीवादी तत्व। तो यहाँ नीति निर्देशक तत्वों में महात्मा गांधी के विचारों का भी प्रभाव देखने मिलता है। इसमें आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत के गठन और स्थानीय स्वशासन के बारे में। आर्टिकल 43 है कुटीर उद्योगों की स्थापना के बारे में। आर्टिकल 46 SC, STs और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। आर्टिकल 47 में मद्य एवं मादक पेय पदार्थों को दवाई के बनाने के अलावा अन्य उपयोग में प्रतिबंध है। आर्टिकल 48 तथा 48A में विभिन्न पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध और पशुओं के नस्ल में सुधार का प्रयास करने की बात करता है। तो याद रखिएगा कि गांधीवादी तत्वों में आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48 आता है। अब आगे जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें हमें समाजवाद की ओर झुकाव देखने मिलता है। इसमें आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 का क्लॉज ए, आर्टिकल 41, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 का क्लॉज ए और आर्टिकल 47 आते हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से उदारवादी तत्व हैं वो देख लेते हैं। ये आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 का क्लॉज ए, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 में दिखाई देते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि भाग 4 के अलावा नीति निर्देशक तत्व और कौन कौन से हिस्से में उपलब्ध है हमारे संविधान में। इसमें आर्टिकल 350 का क्लॉज ए आता है, जिसमें प्रत्येक राज्य और राज्य के अंदर स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करे। साथ ही आर्टिकल 351 में संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। फिर आर्टिकल 335 के अनुसार संघ और राज्यों के क्रियाकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों से संबंधित नियुक्तियां करने में अनुसूचित जनजातियों और जातियों के सदस्यों को दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना किन बातों पर होती है। तो DPSPs की आलोचना सामान्यतः उसके अवाद योग्य होने पर की जाती है, मतलब उनके क्रियान्वयन न होने पर उसे न्यायपालिका के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इसीलिए इसे पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र और नैतिक प्रवचन मात्र कहा जाता है। लेकिन इस आलोचना के विरुद्ध डॉक्टर BR अम्बेडकर जवाब देते हैं कि लोकतंत्र में कोई भी निर्वाचक सरकार जनमत की अवहेलना नहीं करेगी, इसलिए निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य का उद्देश्य होगा और यदि सरकार इसका क्रियान्वयन नहीं करेगी तो उसे चुनाव हारने का भी खतरा होगा। इसलिए नीति निर्देशक तत्व संविधान में समाजवाद के बीज हैं। उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल वाद में भी यह स्पष्ट किया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार को विस्तृत करते हुए कहा कि आजीविका, शिक्षा, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है, जो पहले से ही नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अब न्यायपालिका के अनुसार संविधान एक आंगिक दस्तावेज है,
इसलिए यहाँ के मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए यह भी जान लेते हैं कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है। तो मूल अधिकार वाद योग हैं, जबकि निर्देशक तत्व अवाद योग। मूल अधिकार का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। मूल अधिकार नकारात्मक हैं, जो कि सरकार पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करते हैं। मूल अधिकार राज्य और सरकार के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य और सरकार द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं, क्योंकि वे राज्य और सरकार को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन निर्देशक तत्व तब तक स्थगित रहते हैं जब तक उन्हें लागू न कर दिया जाए। मूल अधिकार सापेक्ष हैं, क्योंकि मूल अधिकारों पर संविधान में प्रतिबंध भी आरोपित है, जबकि निर्देशक तत्वों में कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं है। यदि सरकार वित्तीय और प्रशासनिक रूप से सक्षम है तो उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। अब डीपीएसपी से संबंधित कुछ वाद हैं, जैसे चंपकम दोराईराजनवाद, गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीयवाद 1973, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इनके बारे में डिटेल हम अलग से लेक्चर में देखेंगे। अभी आर्टिकल 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान में हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू है, जबकि मुसलमानों के लिए 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ का निर्माण किया गया था, जिसके अनुसार मुसलमानों के विवाह उत्तराधिकार के विषयों का निर्धारण हुआ। भारत में आपराधिक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान विधि का निर्माण किया गया है, परंतु विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार के संबंध में अलग अलग धर्मावलंबियों के लिए पृथक पृथक विधि का निर्माण किया गया है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए विवाह और उत्तराधिकार की अलग विधियां हैं, जो सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए समान रूप से लागू होती हैं। ईसाइयों के लिए विवाह और उत्तराधिकार के अलग नियम हैं, और मुसलमानों के लिए भी विवाह और उत्तराधिकार के अलग नियम हैं। इसके अनुसार कोई भी मुसलमान व्यक्ति 4 महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक दी गई महिला को पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इन अलग अलग विधियों को समाप्त करके सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान विधि होनी चाहिए, जिसमें विवाह, उत्तराधिकार और तलाक के प्रावधान नियंत्रित हों। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सहमति के अभाव के कारण इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होने के कारण इसे लागू करने के लिए न्यायपालिका के समक्ष याचिका दायर नहीं की जाएगी। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमारा न्यायालय क्या कहता है। इसमें आता है साहबानो केस, जिसमें मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय ने साहबानो के पति को साहबानो को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। न्यायालय के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया संहिता पर्सनल लॉ से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मामला महिला के अधिकार से संबंधित है, जिसे धर्म से जोड़कर देखना तार्किक नहीं है। अपील में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को वैधानिक माना। उच्चतम न्यायालय ने साहबानोवाद 1986 में सरकार को यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि भारत में एक समान नागरिक संहिता का निर्माण होना आवश्यक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू नहीं हो सका, क्योंकि राजीव गांधी सरकार के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर दिया गया, जिसके अनुसार मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ते की मांग नहीं कर सकती। लेकिन हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विवाह का मामला अंतःकरण की स्वतंत्रता से बिल्कुल संबंधित नहीं है, इसलिए इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरे विवाह के लिए धर्मांतरण करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह विषय धार्मिक विषय पर आधारित नहीं, बल्कि महिलाओं के उत्थान से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुपत्नी प्रथा और 3 तलाक यह इस्लाम धर्म का मूल भाग नहीं है, बल्कि यह महिलाओं से जुड़ा हुआ एक सामाजिक मुद्दा है। इसलिए समान नागरिक संहिता के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग की जा रही है, जिसमें पंथ निरपेक्ष राज्य, महिला सशक्तिकरण, विविधतापूर्ण समाज और धार्मिक अधिकार कुछ मुख्य मुद्दे हैं। तो ये थे हमारे सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान में यह भ्रम बना हुआ है कि समान नागरिक संहिता के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को सभी समुदायों के लिए लागू कर दिया जाएगा, जो वास्तविक नहीं है। सरकार द्वारा अभी तक समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया है, इसलिए इस संबंध में अनेक मतभेद हैं। इसलिए पहले सरकार को इस संबंध में कोई ड्राफ्ट तैयार करके लोगों की राय जाननी चाहिए। समान नागरिक संहिता का विचार निर्विवाद रूप से बेहतर विकल्प है, लेकिन इसके निर्माण से पहले विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने की आवश्यकता है और इसे क्रमिक रूप में लागू करने का प्रयत्न किया जाए और सबकी सहमति लेकर लागू किया जाना चाहिए। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो है मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल नहीं किया था पहले, क्योंकि वे मानते थे कि मूल अधिकार में ही मूल कर्तव्य निहित होते हैं, क्योंकि अधिकार निरपेक्ष नहीं होते। गांधी जी का यह कथन फेमस है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो अन्य व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से अधिकार प्राप्त होंगे, और प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य अंतर्निहित होते हैं।
इसी प्रकार अभिव्यक्ति के अधिकार में भी यह अंतर्निहित है कि हम दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। अब इसी कारण माना जाता है कि कर्तव्यों का विकास परिवार, विद्यालय और विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में स्वैच्छिक रूप से होना चाहिए। अब संविधान के भाग 4A में तथा अनुच्छेद 51 में वर्णित मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं, जिसका अभिप्राय है कि विदेशी व्यक्तियों के लिए मूल कर्तव्य लागू नहीं होते, जबकि मूल अधिकार घरेलू नागरिकों तथा विदेशी व्यक्तियों दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। संविधान के भाग 4 को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। बहुत सी पार्टियों ने मूल कर्तव्य को जोड़ने में विरोध भी किया था, लेकिन मूल कर्तव्य को जोड़ने के पक्ष में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ कहते हैं कि यदि एक लोकतांत्रिक राज्य में राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखने और उसकी एकता की रक्षा करने के लिए नागरिकों को कर्तव्य का बोध कराया जाए तो इसमें गलत क्या है। इन कर्तव्यों में नागरिकों से संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की अपेक्षा की गई। नागरिकों का यह भी कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख आदर्शों को बनाए रखें तथा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष आरंभ से ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मार्ग में अनेक बाधाएं थी। स्वतंत्र भारत को वर्ष 1962, 65 और 1971 में पड़ोसी देशों के साथ युद्ध भी झेलना पड़ा था। इन सब को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा को मनाने के लिए नागरिकों के कर्तव्यों को महत्वपूर्ण माना गया। साथ ही भारत एक विविधतापूर्ण बहुलतावादी देश है, जहां अनेक जाति, धर्म और पंथ के लोग रहते हैं। इसलिए नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि भारत में बंधुता का विकास करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत पिछड़ी है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे भारत की सामाजिक सांस्कृतिक एकता बनाए रखें, संप्रति समाज में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और जाति वैमनस्यता को त्यागें, साथ ही हिंसा से भी दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा करें, वैज्ञानिक प्रगति, मानववाद और अन्वेषण की भावना का विकास करें तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता को भी बढ़ाएं। इसके बाद आगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अभिभावकों के कर्तव्यों में बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना भी जोड़ा गया। तो इन सभी कारणों से नागरिक कर्तव्य जोड़ना उचित प्रतीत होता है। अब आगे मूल कर्तव्यों में ही हमें राष्ट्र और राज्य मतलब नेशन और कंट्री में अंतर भी देखने मिलेगा, क्योंकि मूल कर्तव्यों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है, राज्य का नहीं। सिर्फ एक जगह देश शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो राज्य शब्द है उसका मतलब होता है कि एक प्रशासनिक शक्ति जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और सैन्य व्यवस्था जैसी चीजें आ जाती हैं और इसका निर्माण आसानी से संभव हो जाता है। लेकिन इसी के अलावा राष्ट्र जो है या नेशन एक व्यापक अवधारणा है। इसमें भावनात्मक विचार, सामूहिक एकता आदि की पहचान होती है। यह नागरिकों के बीच विद्यमान मनोवैज्ञानिक एकता का भी एक उदाहरण होता है। राष्ट्र का निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों की सर्वोच्च निष्ठा राष्ट्र के प्रति प्राथमिक हो जाती है और धर्म, जाति और भाषा के प्रति निष्ठा द्वितीयक हो जाती है। राष्ट्र की भावना को मूर्त रूप और वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत जैसे संकेतकों का निर्माण किया जाता है। तो यही अंतर था राष्ट्र और राज्य के बीच। अब आगे जानते हैं कि हमारे मूल कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रकृति कैसी है। तो मूल कर्तव्य भी निर्देशक तत्वों के समान ही अवाद योग्य हैं, मतलब इन्हें लागू कराने के लिए व्यक्ति न्यायपालिका का सहारा नहीं ले सकता और ना ही राज्य द्वारा निर्मित विधि को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल कर्तव्यों का उल्लंघन कर रही है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रकृति नैतिक है। संविधान में मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में यह बाध्यकारी है। कैसे? क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग के लिए विधि का निर्माण किया गया है। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार धार्मिक आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार जानबूझकर सामाजिक सौहार्द को विघटित करना और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कार्य करना एक दंडिक अपराध है। मतलब इनडायरेक्टली मूल कर्तव्यों को दूसरी विधियों के माध्यम से व्यवहारिक रूप में बाध्यकारी बना दिया गया है। कि इसी से संबंधित है हाथी से मैन्युफैक्चरिंग वाद 1960। इसमें न्यायपालिका ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है और न्यायपालिका में मूल अधिकारों को लागू करने की याचिका प्रस्तुत करता है तो न्यायपालिका उसके मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, क्योंकि उसने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह विधि बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था कर सकता है। अब आगे हम जानते हैं कि मूल कर्तव्यों की आलोचना किन किन आधारों पर की जाती है। तो इनकी आलोचना प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ नाना पालकीवाला ने की है। इसमें पहले वे मूल कर्तव्यों को विरोधाभासी बताते हैं। उनका कहना है कि भारतीय राज्य कल्याणकारी है, इसलिए यदि यहाँ के नागरिक अशिक्षित हैं तो उसके लिए राज्य उत्तरदायी है। लेकिन मूल कर्तव्यों में कहा गया कि नागरिकों को वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए,
लेकिन जिस देश में बच्चों को पूर्ण शिक्षा ही नहीं मिल रही, वहां वे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास कैसे करेंगे? मूल कर्तव्यों की दूसरी आलोचना होती है लोकतांत्रिक भावना के विरोधी के रूप में। मतलब यहाँ कहा गया कि लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों के अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। लेकिन मूल कर्तव्यों के द्वारा राज्य के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्य की अपेक्षा की गई है, जिससे राज्य व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता का दमन कर सकता है और नागरिकों के बजाय राज्य ही प्राथमिक बन जाता है। और हम देखते भी हैं कि जापान के अलावा किसी भी लोकतांत्रिक देश में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, और मूल कर्तव्य समाजवादी देश जैसे रशिया और चाइना में ही देखने मिलते हैं। तो आगे जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या होता है। पहला है कि समाज व्यक्ति से ऊपर होता है, इसलिए सामाजिक हित ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मौलिक कर्तव्यों के द्वारा लोगों को सामाजिक दायित्व का बोध कराया जाता है। दूसरा है कि मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए इसके विकास को भी बढ़ावा देता है, जैसे स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करके ज्ञानार्जन और वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास के माध्यम से समाज और देश के विकास को व्यक्ति प्रगति देता है। तीसरा है जो मूल कर्तव्य विधि द्वारा अनिवार्य कर दिए गए, उनका उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है। चौथा महत्व है कि मूल कर्तव्य कानून की वैधता के परीक्षण में सहायता करते हैं। अब इन मूल कर्तव्यों का विस्तार कितना है, तो इस संबंध में वेंकट चेलैया आयोग ने 2010 में कहा था कि संविधान में कुछ और मूल कर्तव्य जोड़ने की आवश्यकता है, जैसे चुनाव में मत प्रदान करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता, करों की अदायगी, बच्चों की बौद्धिक और नैतिक भलाई, और औद्योगिक संगठन अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने परिवार नियोजन तथा मतदान को अनिवार्य करने जैसे तत्वों को भी मूल कर्तव्यों में शामिल करने की आवश्यकता जताई है। तो मूल कर्तव्य के बारे में जानने के बाद हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि उदारवादी लोकतांत्रिक शासन में अधिकार को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जबकि तानाशाही शासन में व्यक्तियों के राज्य के प्रति कर्तव्यों को। लेकिन सैद्धांतिक रूप में कर्तव्य का प्रावधान राज्य की शक्ति वृद्धि में सहायता से है, लेकिन व्यवहारिक रूप में कर्तव्य के अभाव में सभी को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक अधिकार दूसरे के लिए कर्तव्य उत्पन्न करता है। चलिए आज का हमारा अगला टॉपिक है संविधान संशोधन या अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बदलते विश्व के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था आवश्यक होती है। स्वतंत्रता के बाद जो हमारा संविधान बना था उसमें राजनीतिक न्याय की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना भी बाकी थी। इसलिए संविधान संशोधन के माध्यम से सामाजिक न्याय की प्राप्ति का प्रयास किया गया। संविधान संशोधन में फुलटन पद्धति को अपनाया गया था। प्रोफेसर फुलटन कनाडा के राजनीतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विचार दिया था कि संविधान संशोधन अनेक तरीके से हो सकता है। इसी सिद्धांत पर संविधान निर्माताओं ने संविधान में कठोर और लचीली प्रक्रिया का सम्मिश्रण किया संविधान संशोधन के लिए। अब संशोधन से संबंधित यह प्रश्न सामने आता है कि पिछले बीते वर्षों में इतने अधिक संविधान संशोधन क्यों हुए भारतीय संविधान में। इसका रीजन यह है कि भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र के संविधान को व्याख्यायित नहीं करता, बल्कि इसमें राज्यों की व्यवस्थाएं, उनके संविधान और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन या पंचायती राज, नगरीय स्वशासन आदि का भी उल्लेख है। इसलिए यह अत्यधिक विस्तृत है। इसलिए राज्यों संबंधी कार्यों में, राज्यों के निर्माण में, राज्यों के नाम में परिवर्तन आदि छोटे छोटे कार्यों में भी संविधान में संशोधन करना पड़ा। इसीलिए इतने अधिक संविधान संशोधन देखे गए। आगे देखते हैं कि संविधान संशोधन की शक्ति और उसके प्रावधान कहाँ कहाँ है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का उल्लेख है। आर्टिकल 361 का क्लॉज 1 कहता है, संसद के द्वारा अपनी सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन, हटाना और उसमें कुछ जोड़ा जाना किया जा सकता है। आगे आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 के अनुसार संविधान में संशोधन की दो प्रक्रियाएं उल्लेखित हैं। पहली प्रक्रिया है जिसमें संशोधन का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। इसमें सदन के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। ये प्रावधान सामान्यतः मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और संविधान के अनेक भागों में संशोधन के लिए होते हैं। आगे दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत संसद के विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो सारी विधानसभाएं हैं, ये साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करती हैं। फिर राज्य विधानसभाओं द्वारा सहमति प्रदान करने के लिए किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है। अब इस दूसरे तरीके से कुछ इस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव और इसका तरीका। दूसरा, संघ और राज्य की कार्यपालिकी शक्तियों का विस्तार। तीसरा, उच्चतम और उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। चौथा, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, जैसे जीएसटी का प्रावधान। पांचवा, 7वीं अनुसूची में उल्लेखित सूची का विषय। छठा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
और सातवां है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया। इन सभी मामलों में राज्यों की सहमति जरूरी होती है। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसमें भारत में संविधान संशोधन का आरंभ राज्य की विधानसभाओं द्वारा नहीं किया जा सकता, याद रखना। हाँ, लेकिन इसकी प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक किसी मंत्री और निजी सांसद द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की ना तो पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और ना ही राष्ट्रपति इसमें अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर सकता है और पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस भी नहीं भेज सकता। यह विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति संबंधी ये प्रावधान 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद किए गए थे। आगे बात करते हैं संविधान के संक्रमणकालीन भागों के बारे में। ये कुछ ऐसे भाग हैं जिनमें संशोधन आर्टिकल 368 के तहत सामान्य या साधारण बहुमत से किया जा सकता है। जिन भागों का सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है वे इस प्रकार हैं: किसी नए राज्य की स्थापना और नए राज्य का प्रवेश, राज्यों के नाम, भूभाग और सीमा में परिवर्तन, विधान परिषदों का निर्माण और उन्हें हटाना, दूसरी अनुसूची में वर्णित राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीशों की उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार, संसद में कोरम, सांसदों के वेतन और भत्ते, संसद प्रक्रिया के नियम, संसदीय विशेषाधिकार, इनकी समितियां और सदस्यों के विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय में क्षेत्राधिकार का विस्तार, आधिकारिक भाषा का प्रयोग, नागरिकता का अर्जन और परित्याग, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, विधायिकाओं का परिसीमन, केंद्र शासित क्षेत्र, 5वीं और 6वीं अनुसूची में वर्णित विषय, इन सभी विषयों को साधारण बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखते हैं संविधान संशोधन और सामाजिक न्याय एक साथ कैसे हैं। तो संविधान संशोधन में सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये संशोधन होते हैं। इनके कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि पहले संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित कर 9वीं अनुसूची का निर्माण करके भूमि सुधार में विधि को संरक्षित किया गया था और इसे न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर रखा गया। फिर 25वें संविधान संशोधन 1971 में संपत्ति के अधिकार को और अधिक सीमित कर संविधान में मुआवजे का भी प्रावधान किया गया ताकि सरकार सामाजिक न्याय के कार्य को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सके। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के भाग 3 से हटाकर आर्टिकल 300 के काम में रख दिया गया, क्योंकि यह संपत्ति का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में बाधा बन रहा था। फिर आगे संविधान में अनेक संशोधन आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए किए गए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया। साथ ही महिलाओं को पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 और 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। आगे 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के समुदायों को सभी शैक्षणिक संस्थाओं और निजी विश्वविद्यालयों के प्रवेश में भी आरक्षण प्रदान किया गया। ये सारे संशोधनों के माध्यम से सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले कार्य थे। चलिए अब आगे जानते हैं कि संविधान संशोधन की आलोचना किस विषय में होती है। तो इसकी आलोचना संबंधी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे पहला कि संविधान में संशोधन विशेष और साधारण बहुमत से एक बड़े भाग में संशोधन होता है और कुछ उपबंधों में ही आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन मांगा जाता है, लेकिन अमेरिकी संविधान में यह 3/4 राज्यों के समर्थन के साथ होता है। दूसरा मुद्दा है कि राज्य विधानमंडल में प्रस्ताव पारित होने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तीसरा मुद्दा है कि संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है, जबकि साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। चौथा मुद्दा है कि भारत में संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय अथवा संस्था की व्यवस्था भी नहीं है। और अगला मुद्दा कि संविधान में संशोधन बार बार न करके एक बार में इसका पुनरावलोकन क्यों नहीं किया जाता। तो इन सभी मुद्दों के चलते 22 फरवरी सन 2000 में न्यायमूर्ति वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग का भी गठन किया गया था। अब संविधान संशोधन की सारी प्रक्रिया के बाद हम निष्कर्षता कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में समग्र पुनरावलोकन के लिए 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन, वर्ष 2000 में वेंकट चेलैया आयोग का गठन किया गया था। समय में परिवर्तन के साथ संविधान का पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन राजनेताओं और नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और जिस भाग में भी संशोधन किया जाना समय की मांग के अनुसार सार्थक प्रतीत हो वहीं उपयुक्त संशोधन अपनाना चाहिए। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं संविधान की आधारभूत संरचना के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान के मूलभूत ढांचे का मतलब उन मूल और अपृथक भाग से है जो संविधान की आत्मा और उसका सार तत्व है, मतलब जो संविधान का मेन सोल है, और ऐसे भाग जिनमें परिवर्तन करने का मतलब होगा कि नया संविधान ही गढ़ना। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद 1973 में दिया था, लेकिन उसके पीछे भी एक लंबी हिस्ट्री है। चलिए वो पूरी कहानी जानते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब संविधान बना था ना, तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के अनुसार किसी भी विधि के द्वारा यदि मूल अधिकार की कटौती या उससे छीनने का प्रयत्न किया जाता है तो वह विधि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दी जाएगी। मतलब मूल अधिकारों में परिवर्तन से संरक्षण दिया गया था, लेकिन संविधान के अन्य भागों में संशोधन से संबंधित कोई ऐसे प्रावधान नहीं थे। लेकिन जब संविधान बना तो उसके तुरंत बाद ही पहले संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार के भाग में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसी के चलते इस प्रथम संविधान संशोधन को 1951 में न्यायालय में शंकरी प्रसाद वाद के द्वारा चुनौती दी गई। इस बात के चलते न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 में वर्णित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। संसद को यह अधिकार है। यह वह समय था जब संसद प्रगतिशील थी। फिर आगे ऐसा ही कुछ मुद्दा हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। तो 1967 के गोलकनाथ वाद में न्यायालय ने अपनी राय ही पलट दी। गोलकनाथ वाद में संसद द्वारा पारित किए गए 17वें संविधान संशोधन 1964 को चुनौती दी गई। संसद ने 17वें संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को विस्तारित किया और कहा कि यदि किसी भी प्रकार से निजी संपत्ति या संपदा का हरण किया जाता है तो उसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस बात पर गोलकनाथ वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण और संविधान के अन्य भागों से उच्च हैं, इसीलिए संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो अब गोलकनाथ वाद में आर्टिकल 368 के तहत भी संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती थी। ये उस समय न्यायालय का निर्णय था, लेकिन इसमें पहले से हो गए संशोधनों को स्वीकारा गया था, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा कहा गया था, जिसे भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार ही रहने दिया गया। लेकिन फिर आगे आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसके मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति SM सिकरी। इसमें 13 जजेस की बेंच ने यह निर्णय लिया था। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा त्वरित गति से संविधान संशोधन और न्यायपालिका और नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इसी के चलते मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने उच्चतम न्यायालय में ऐतिहासिक निर्णय में केशवानंद भारती वाद के जरिए 24वें, 25वें और 26वें तथा 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कुछ इस प्रकार के विषयों पर विचार किया था। पहला, संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति। इसमें आर्टिकल 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, इसलिए 24वें संविधान संशोधन को वैध माना गया। दूसरा है संसद की संविधायी शक्तियां और विधायी शक्ति। इसमें उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधायी शक्तियों से मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है, लेकिन विधायी शक्तियों से मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। मतलब संविधान संशोधन विधि सामान्य विधि से अलग है। तीसरा निर्णय था मूल अधिकारों का संशोधन। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 368 के अनुसार मूल अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है दी गई प्रक्रिया के अनुसार। इसमें 25वें संविधान संशोधन 1971 को वैध माना गया था और पहली बार नीति निर्देशक तत्व 39 क्लॉज B का सब क्लॉज C को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19 और आर्टिकल 31 से अधिक प्राथमिक दर्जा दिया गया था। फिर इस बात के निर्णय का अगला पॉइंट है आधारभूत ढांचे का। उसके बाद है संसद के संशोधन शक्ति पर नियंत्रण की। तो आर्टिकल 368 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित है कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा और संसद के द्वारा संविधान के किसी भी प्रावधान का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती वाद में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार राजनीतिक दल को सदन में 2/3 बहुमत प्राप्त होने का ये मतलब नहीं होता कि उसके द्वारा लोकतांत्रिक शासन ही समाप्त कर दिया जाए। इस निर्णय का अगला पॉइंट था संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसा कोई भी संविधान संशोधन जो संविधान के आधारभूत ढांचे को हानि पहुंचाता है उसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा। मतलब संविधान की संशोधनकारी शक्ति को भी सीमित किया गया। अब आगे बात आती है कि आधारभूत ढांचा क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को न्यायपालिका ने परिभाषित नहीं किया है, बल्कि यह न्यायपालिका के निर्णय पर निर्भर करता है कि वह संविधान के किस भाग को आधारभूत ढांचे का भाग घोषित करेगी। अतः आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का एक व्यापक और विस्तृत अधिकार मिल जाता है। देखिए अब आगे क्या हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में
केशवानंद भारतीवाद के निर्णय को परिवर्तित करने का प्रयास किया। उसमें कहा गया कि संविधान में संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है और संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन आगे चलकर 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में इस संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया और कहा कि संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं छीनी जा सकती। देखिए, अब केशवानंद भारती के बाद ये जो आधारभूत ढांचे का निर्णय था, इसकी बहुत मामलों में आलोचनाएं भी हुई थी, जैसे न्यायिक सक्रियता के मामले में, शक्ति पृथक्करण के मामले में, फिर इसे अब तक परिभाषित ना करने के मामले में, और 9 शेड्यूल तथा बेसिक स्ट्रक्चर में विभिन्न कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर इन 4 मामलों में आधारभूत ढांचे की लगातार आलोचना होती रही है। फिर भी हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट का महत्व होना चाहिए। केवल विषय वस्तु या टेक्स्ट की व्याख्या पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने संविधान की व्याख्या के लिए संविधान की भावना या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अत्यधिक महत्व दिया है, जो संविधान के शब्दों में अंतर्निहित है। इसी विचार से मूलभूत ढांचे का निर्माण किया गया है। चलिए अगले टॉपिक में बात करते हैं शक्ति के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर की। शक्ति के पृथक्करण का सीधा अभिप्राय है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के शक्तियों और कार्यों में अंतर का होना। लेकिन शक्ति का पृथक्करण कहाँ से आता है, इसका इतिहास देखते हैं। शक्ति के पृथक्करण का पहला प्रयोग अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया था, जिन्होंने शक्ति के पृथक्करण को संविधान का मूल आधार माना था। और इस शक्ति के पृथक्करण की विशेषताएं ये थीं कि शासन अथवा सरकार के एक अंग का हस्तक्षेप दूसरे अंग में नहीं होना चाहिए, सरकार के सभी अंगों के पदाधिकारी अलग अलग होने चाहिए, सरकार के सभी अंगों के कार्य भी अलग अलग होने चाहिए। अमेरिका का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारत से बहुत अलग है। देखिए, अमेरिका में विधि निर्माण का अधिकार कांग्रेस को है, जबकि विधियों के क्रियान्वयन का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। अमेरिका में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के पहले पद से नहीं हटाया जा सकता और राष्ट्रपति प्रतिनिधि सदन को भी भंग नहीं कर सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वे विधायिका के सदस्य नहीं होने चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्षों का और प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अतः अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका के निर्वाचन भी अलग अलग होते हैं और राष्ट्रपति सीधे आम जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि भारत ने अमेरिका के इस पूरे शक्ति के पृथक्करण के मॉडल को क्यों नहीं उठाया, और इसके पीछे कारण है कि शक्ति के पृथक्करण की कुछ हानियां भी हैं। अमेरिका के शक्ति के पृथक्करण के मॉडल के द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण और सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं। इसी के चलते शासन के तीनों अंगों में संघर्ष होने की संभावना बनी रहती है। यदि विधायिका बजट पारित न करे तो कार्यपालिका को खर्च के लिए वित्त या बजट प्राप्त नहीं होगा और न्यायपालिका विधायिका के कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर सकती है तथा न्यायपालिका तीसरे सदन के रूप में कार्य करने लगती है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के शक्ति पृथक्करण को पूर्ण रूप से स्वीकार न करते हुए उसके मूल आधार को ग्रहण किया। चलिए तो जानते हैं कि भारत में शक्ति का पृथक्करण किस तरह से अपनाया गया है। देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका में शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियां एक व्यक्ति में निहित न होकर मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, जिससे शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। इसी से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में आर्टिकल 50 में कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग होना चाहिए। और इसी के चलते वर्ष 1973 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता पारित की गई, जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट या डीएम से न्यायिक शक्ति लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दे दी गई। फिर भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में भी वर्णित किया गया, जिसे लागू करने के लिए सरकार विधियों का निर्माण करती है। अब भारत में कैसा शक्ति का पृथक्करण वो देखते हैं। तो यहाँ सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों की शक्तियाँ और कार्य अलग अलग हैं। इसमें हम जानते ही हैं, विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसे लागू कराती है और न्यायपालिका विवादों का समाधान करती है। अब आगे संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, न्यायपालिका को संसद के कार्यों के पुनरावलोकन का अधिकार है, कार्यपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित विधियों को क्रियान्वित करने और नीति निर्माण का भी अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार संसद न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन से वंचित नहीं कर सकती, इसलिए संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसे पूर्णतः परिवर्तित नहीं कर सकती। अब हम भारत में इस सिद्धांत में देखते हैं कि तीनों अंगों के बीच पृथक्करण के साथ साथ शक्ति के संतुलन का सिद्धांत भी विद्यमान है। क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका करती है, तो वहीं न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने का अधिकार संसद को है।
अब आर्टिकल 122 कहता है कि न्यायपालिका संसद की प्रक्रियाओं की वैधता की जांच नहीं कर सकती और उच्चतम न्यायालय को संविधान में संघीय विवादों को हल करने की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन उच्चतम न्यायालय को नदी जल विवाद, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय लेन देन से संबंधित मामले आदि की सुनवाई से वंचित रखा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने शक्ति के पृथक्करण के विचार को अपनाया, संसद को सामाजिक न्याय लागू करने का अधिकार दिया, जबकि उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया। अब इस शक्ति के पृथक्करण की आलोचना कुछ आलोचक न्यायिक सक्रियता और कोलेजियम प्रणाली में विद्यमान असहमति को लेकर करते हैं। लेकिन फिर भी निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शक्ति के केंद्रीकरण से राज्य की शक्तियों में वृद्धि होती है, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में राज्य की शक्तियों को सीमित करने के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक है, जिससे नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। ये था शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।